नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन का व्लॉग। मैं कोशिश करती हूँ कि त्योहार के 1 या 2 दिन बाद ही वीडियो एडिट करके पोस्ट भी कर दूं ताकि आप लोगों को मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनके चलते मैं इतनी जल्दी एडिटिंग नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर एडिटिंग करके व्लॉग आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो इसलिए आप बिना स्किप किए प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सुबह से शुरू करते हैं। एक्चुअली इतनी सुबह भी नहीं है, करीब 9:30 बजे का ये टाइम है जब मैंने पूजा की थी। और आज मकर संक्रांति के दिन एकादशी पड़ी थी, तो इसलिए खिचड़ी का भोग या चावल वगैरह का भोग तो आज नहीं लगाना था, और खिचड़ी उस दिन बनी भी नहीं थी, एक्चुअली उसके अगले दिन बनी थी। तो इसीलिए पूजा करते वक्त भगवान जी को मैंने मूंगफली और रेवड़ी का भोग लगाया, जिसमें कि तिल होते हैं। मैं सोच भी रही थी कि तिल के लड्डू या तिल की कोई भी चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन नहीं बना पाई। तो बस मैंने भगवान जी को मूंगफली और रेवड़ी का ही भोग लगाया, और इसी में से हम सब ने बाद में प्रसाद लिया था। और आज सुबह उठते उठते करीब 7 साढ़े 7 बज गए थे। घर की बेसिक सी सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना और थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद आखिरकार पूजा करते करते 9:30 बजे का टाइम हो ही गया। अभी फ़िलहाल बच्चों की विंटर वैकेशन चल रही हैं, तो इसलिए सुबह उठने में कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा आधा या पौना घंटा लेट उठ जाती हूँ। तो चलिए पूजा हो गई, अब हम चलते हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए, जिसके लिए मैं हमेशा तांबे का लोटा यूज़ करती हूँ और उसमें थोड़ी सी रोली डाल के भगवान को अर्घ्य देती हूँ। हालांकि सूर्य भगवान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मैंने कहा कि 9:30 बजे का टाइम है, लेकिन इस टाइम तक भी धूप कहीं नहीं है, बल्कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोहरा बिल्कुल नहीं है, दिन बिल्कुल साफ है, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही। और हवा की तेज़ी का अंदाज़ा आप मेरे पीछे जो ये फ्लैग लगा हुआ है ना, इससे देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से ना बुरी हालत हो गई है। और आज मैंने अपना सर भी धोया था, और ख़ासकर ठंड के दिनों में जिस दिन भी मैं सर धोती हूँ उस दिन मुझे सर दर्द ज़रूर होता है, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मुझसे बाल खोल के सुखाए नहीं जाते, वो बालों को खोल के बैठा नहीं जाता मुझसे, और मैं बस हल्का फुल्का ही उनको सुखा के ऊपर ही बांध लेती हूँ बालों को। तो इस वजह से कभी कभी सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है। तो आते वक्त मैं जीने का गेट बंद करके आई हूँ, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ठंडी हवा आती है। इतनी ठंड में चाय के सिवा और कोई भी सहारा नहीं है, तो फिलहाल मैंने अदरक, काली मिर्च, इलायची की चाय बनने के लिए रखी है। और यहाँ पर मैं आपको अपना स्वेटर दिखा रही हूँ, जो आज मैंने पहली बार पहना है। अभी थोड़े दिन पहले ही ख़रीदा था, सेल में से मैंने लिया था, सिर्फ 100 रुपये का ये है। बिल्कुल बारीक है, और स्ट्रेचेबिलिटी मैंने आपको इसकी दिखा ही दी है। ये मुझे इसीलिए पसंद आया था क्योंकि बिल्कुल बारीक सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटर मुझसे पहने नहीं जाते। सर्दी लगती तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, नहीं पहन पाती, क्योंकि मुझे स्किन पे एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको अपनी स्किन दिखा रही हूँ, जिस पर अभी नहा कर मैंने नारियल तेल की मसाज की थी। और जब तक मैंने पूजा की, जब तक मैं चाय पीऊँगी, वो सारा नारियल तेल मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अभी चलो हम करते हैं चाय एंजॉय। चाय बन गई है, साथ ही साथ मैंने आलू भी उबाल लिए हैं, जो मैं दोपहर के खाने में इस्तेमाल करूँगी। जब मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे ना, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से धोया था, बिल्कुल भी उनमें मिट्टी नहीं थी, और बहुत ही कम पानी डाल के मैं आलू को उबालती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी आलू उबालती हूँ, कुकर का ये वाला हाल हो ही जाता है। हालांकि ये आसानी से साफ़ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता ही है।
तो चाय पी के और करीब आधा पौना घंटा मैं और मेरे हस्बैंड बात करते रहे। उसके बाद मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में। तो अभी जो ब्रेकफास्ट वगैरह का काम है ना, एक्चुअली वो रात की बासी रोटियों से ही हमने कर लिया। बस चाय के साथ ही एक एक रोटी सबने मक्खन से खा ली थी। तो अब मैं डायरेक्ट खाना बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मेथी है और थोड़ा सा बथुआ। तो इनको मैं धो रही हूँ। इनको साफ करके मैंने एक रात पहले ही रख दिया था, लेकिन धोया नहीं था, सिर्फ साफ किया था। क्योंकि अगर हरे पत्तेदार सब्जियों को हम धो के तब स्टोर करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी गल जाती हैं। तो मैं धो के उनको स्टोर नहीं करती, जब इस्तेमाल करना होता है तभी धोती हूँ। और धोने के लिए इस तरह से किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि खुले पानी में ये सब्जियां धुलें। क्योंकि अगर हम इनको रनिंग वाटर के नीचे धोएंगे, यानी कि पानी चलता रहे टंकी में से और तब आप धो रहे हो, तो अच्छे से उनकी गंदगी नहीं निकल पाती और फिर पानी भी करीब 4-5 गुना यूज होता है। तो किसी बड़े बर्तन में पानी लीजिए और इस तरह से खुले में उसको धोइए, तो उसकी गंदगी भी अच्छे से निकल जाती है, साथ ही पानी भी कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बस मैंने 2 बार इसको धोया मेथी को, और खूब अच्छे से इसकी गंदगी निकल भी गई। हालांकि मेथी में और सरसों में इतनी गंदगी नहीं होती, बथुए में और पालक में ज़्यादा मिट्टी निकलती है, तो उसको मैं 2 से 3 बार धो लेती हूँ। अब इन दोनों ही चीज़ों को, बथुआ और मेथी, मैं हल्का हल्का सा उबाल रही हूँ। और बिल्कुल ये समझ लीजिए आधा आधा कप पानी ही मैंने इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के मैं इनको नहीं उबाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो पानी इस्तेमाल नहीं हो पाता और उसके सारे न्यूट्रिएंट उस पानी में ही चले जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही कम पानी के साथ और बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे उसको उबाल रही हूँ। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही वो उबल जाएंगे। जब तक मेथी और बथुआ हमारे उबल रहे हैं, तब तक मैंने आलू छील लिए हैं, जो कि अच्छे से ठंडे हो गए थे। और उबले हुए आलूओं को मैं इस तरह से चाकू से छीलती हूँ, क्योंकि जब हाथ से छीलती हूँ ना, तो अंगूठे के नाखून में ना बहुत दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर कुछ आलू मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं छिलके के साथ, क्योंकि इनको मैं नेक्स्ट डे इस्तेमाल करूँगी, बाकी अभी सब्जी बनाने में इस्तेमाल करूँगी। तो जब तक मैंने आलू छीले, तब तक हमारा बथुआ और मेथी दोनों अच्छे से उबल गए हैं। हरे पत्ते वाली कोई भी सब्जी हो, पालक, बथुआ, मेथी या सरसों, वो उबलने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लेते हैं। ज़्यादा उनको बहुत बॉईल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना कम पानी डाला था, उसके बावजूद भी हरी सब्जियाँ अपना खुद का भी पानी रिलीज़ करती हैं, इसीलिए मैंने बहुत ही कम पानी डाला था, ताकि मुझे वो पानी बाद में फेंकना ना पड़े और उस पानी के साथ ही मैं इन दोनों सब्जियों को पीस लूँ। क्योंकि मुझे एक्चुअली बथुए का रायता बनाना था और मेथी से बनाने वाली हूँ मैं आज मेथी की पूरियाँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि बथुए का नहीं, गाजर का रायता बना लो। तो मेरे पास पड़ी थी 3-4 गाजर, जिनको अच्छे से पहले मैंने छीला, फिर उनके बाद उनको धोया और अब मैं उसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। गाजर का रायता मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इन गाजर को भी अच्छे से कद्दूकस मैंने कर लिया और इनको मैं बिल्कुल आधा कप पानी में ही उबाल रही हूँ, उसी तरह से जैसे मैंने बथुआ और मेथी को उबाला है, क्योंकि इस पानी को भी मैं यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने गाजर रख दी हैं उबलने के लिए, उनको ढक दिया है धीमी आँच पर, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में वो उबल जाएंगी। तब तक यहाँ पर बथुआ हमारा ठंडा हो चुका है, इसको मैं पीस लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि बथुआ मैं रायते के लिए पीसने वाली थी, लेकिन अभी भी मैं इसको पीस के स्टोर करके रख दूंगी। अगले 3 से 4 दिनों में ये किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो ही जाएगा। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये गर्म है, नहीं, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, लेकिन इसमें से लगातार भाप निकलती ही जा रही है। तो ये बथुए का पेस्ट मैं फ्रिज में रख दूंगी और अगले 2 से 3 दिनों में या तो इसके पराठे बन जाएंगे या फिर रायते में ही ये यूज़ हो जाएगा। यहाँ बीच में मैंने चेक की, गाजर अच्छे से उबल गई हैं हमारी, और तब तक मैंने मेथी भी पीस ली है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मेथी की पूरियाँ, जिनके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। उसमें मैंने डाला है आधा कप मोटे वाला बेसन और 1/4 कप के करीब सूजी, हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो इस आटे को मैं मेथी के इस पेस्ट से गूंथने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसीलिए नहीं डाला था एक्चुअली, क्योंकि वो पानी मुझे फेंकना नहीं था और साथ ही मुझे अंदाज़ा भी लेना था कि मुझे कितने आटे में कितना मेथी का पेस्ट मिलाना है। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट बना लेती तो फिर वो आटे में ज़्यादा रह जाता। तो ये करीब 250 ग्राम मेथी थी जो
पूरी यूज़ हो गई है। अब आटे में धीरे धीरे आप मेथी का पेस्ट मिलाइए, उसके बाद अंदाजे से पानी डालिए। सबसे पहले मैंने ये जो जार में मेथी लगी हुई थी ना, इसी को धोकर जो पानी है वो आटे में डाला। उसके बाद अगर मुझे लगा तभी मैंने हल्का फुल्का पानी डाल के आटे को बनाया है। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए। पहले जो भी पेस्ट आपने बनाया है, चाहे बथुए का, चाहे मेथी का, चाहे सरसों का या पालक का, उसी से आप आटे को गूँथने की कोशिश कीजिए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा आटा बन के तैयार हो गया है, जिसको मैं करीब आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो आज मुझे बनानी थी आलू टमाटर मटर की सब्जी, जिसके लिए मैंने 3 से 4 टमाटर, 2 हरी मिर्चों को चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया और उसी में मैंने बेसिक से मसाले डाल लिए हैं, नमक, हल्दी, सौंफ, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा हींग। अब यहाँ पर हम सब्जी को छौंक रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 साबुत मिर्च ली हैं, थोड़ा सा जीरा और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला है खड़ा धनिया। और साबुत मिर्चों को मैंने बीच से तोड़ लिया था ताकि वो तेल में जाके फट ना जाए। अब जैसे ही हमारे मसाले हल्के से भुने हैं, मैंने टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, जिसमें सारे बेसिक मसाले मैंने मिलाए हुए थे, साथ ही ढेर सारी मटर और यहाँ पर है 1 चम्मच अदरक, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। तो इन सभी को अच्छे से एक साथ मिला के मैंने भून लिया है। जब मसाला हमारा तैयार हो गया, उसमें मैंने मिलाया है आधा चम्मच गरम मसाला। आलू टमाटर मटर की इस सिंपल सी लेकिन फ्लेवरफुल सब्जी की रेसिपी मैंने बहुत बार अपने इस चैनल पर शेयर की है, क्योंकि ये मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट सब्जी है, हमेशा ही बनती है और सब लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं किया। तो सब्जी यहाँ पर हमने छोक दी है, आटा हमारा रेस्ट कर रहा है। तब तक हमारी ये जो गाजर हमने उबाली थी ना रायते के लिए, बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी इसमें है, जिसको मैं नहीं निचोड़ूंगी, एज इट इज़ इसको इस्तेमाल करूंगी। इसीलिए मैंने इसको उबालने में, मतलब गाजर को उबालने के लिए बहुत ही कम पानी डाला था, ताकि मुझे उसका पानी निचोड़ना ना पड़े और एज इट इज़ ही उस पानी को मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लस्सी से इस रायते को बना रही हूँ। आप चाहो तो दही से भी बना सकते हो। वैसे मेरे पास दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि लस्सी से बना लो, तो इसलिए मैं लस्सी से ही बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच और यहाँ पर मेरे पास था भुना हुआ ज़ीरा, जिसको मैं सिर्फ भून के रखती हूँ, पीस के नहीं रखती हूँ। और जब भी इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा सा जीरा मैं हाथों में मसल के डाल देती हूँ, तो उससे वो थोड़ा सा दरदरा हो जाता है, बिल्कुल खड़ा खड़ा भी नहीं रहता और बिल्कुल पेस्ट भी नहीं होता उसका, मतलब बिल्कुल पाउडर भी नहीं बन जाता। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले थे और काला नमक। तो रायता हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो आटा हमारा काफ़ी रेस्ट कर चुका है। उस पर मैंने लगाया है हल्का सा मूंगफली का तेल और बस 5 से 7 मिनट के लिए इसको दोबारा से गूंथ लेंगे। और यकीन मानिए ये आटा इतना अच्छा तैयार होता है ना, नरम भी है, साथ ही साथ सख्त भी है। तो आप चाहो तो इससे पूरियाँ बना लो, पराठे बना लो या फिर रोटी बना लो। मैंने पूरी और रोटी दोनों ही बनाई थी। फिलहाल सबसे पहले मैं पूरियाँ बना रही हूँ और ये देखिए कितनी शानदार गर्मा गर्म खस्ता हमारी पूरी बनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाय के लिए खाना निकाला है। तो यहाँ पर है पूरी, सब्जी और वही रेवड़ी और मूंगफली, उसी को मैंने गाय के लिए भी भिजवाया था। तो खाना अभी बहुत गर्म है, अभी तो नहीं भिजवा रही हूँ, बस मैंने अपनी बेटी को दिया है इस खाने को, ताकि वो इसको अलग टेबल पे रख दे, क्योंकि किचन में ना अभी थोड़ा सा काम फैला हुआ है, इसीलिए बस मैं उसको दे रही हूँ। और ये उसी की जिम्मेदारी है कि जब ये खाना ठंडा हो जाएगा तब वो गाय को देकर आएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी, मतलब पूरियाँ बना रही थी। तो सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगी, इसलिए मैंने थोड़े से बाउल में अलग से लेके सब्जी को ठंडा होने के लिए रख दिया। रायता हमारा तैयार है और साथ ही मैंने बताया था ना कि दही भी मैंने जमाई हुई है, क्योंकि मेरा बेटा रायता नहीं खाता, वो किसी भी तरह का रायता नहीं खाता, उसको प्लेन दही चाहिए होती है। और ये देखिए कैसरोल में मैं दही जमाती हूँ सर्दियों के टाइम पे, बिल्कुल परफेक्ट दही जमती है, आपको कोई भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है, आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कैसरोल में किस तरह सर्दी के टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट दही जमा सकते हो। तो अब मैं बच्चों के लिए पूरियाँ बना रही हूँ और सर्दी इतनी है कि पूरियाँ बनते बनते ही ठंडी हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी
एक एक दो दो पूरी ही मैं बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है मेरी, इसीलिए बस 7-7 पूरियाँ बनती रहती हैं और सब खाते रहते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों की थाली, मेरे बेटे के लिए दही, बेटी के लिए गाजर का रायता, आम का अचार, पूरियाँ और आलू टमाटर मटर की बेहतरीन सी सब्जी, जो कि मेरे घर में सबको पसंद है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ये वाली सब्जी सबको पसंद आती है, बड़ी जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है। सर्दियों में आप आलू टमाटर मटर बना लो, गर्मियों में आलू टमाटर बना लो, जैसा भी बनाओ सब बहुत शौक से खाते हैं। तो ये सिंपल सी लेकिन फ्लेवरफुल थाली आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो थोड़ा रुक के खाना खाएंगे और उनके लिए मुझे बनानी है रोटियां। वो पूरी नहीं खाएंगे क्योंकि आजकल उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म पूरियां मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर मेथी का पेस्ट इस्तेमाल किया था पूरी बनाने के लिए। आप चाहो तो बथुए की पूरी बना लो या पालक की, या फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके भी आप पूरियां बना सकते हो। तो पूरी बनाते वक्त मैंने आटे में थोड़ा सा मोटे वाला बेसन और थोड़ी सी सूजी इस्तेमाल की थी ना, तो देखिए उसकी वजह से पूरियां हमारी कितनी करारी बनी हुई हैं। और एक्चुअली ये पूरी मैंने अपने लिए सेकी है क्योंकि अब मैं खाना खाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा रुक के खाना खाएंगे तो मैं उनके लिए बाद में रोटियां सेक दूंगी। तो फिलहाल मेरा खाना भी हो चुका है यहाँ पर, और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटियां सेकी। तो खाना खाने के बाद मैंने एक्चुअली थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना किचन के वो साफ़ कर दिए थे। बस बड़े बड़े बर्तन बाकी हैं, बाकी जो छोटे बर्तन थे वो लगभग मैं साफ़ कर चुकी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही हूँ। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप इस आटे की रोटी, पराठा या पूरी जो भी बनाओ बहुत टेस्टी बनेगा। और ये देखिए रोटियां हमारी कितनी नरम बनी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रोटियां फूलेंगी नहीं, एक एक रोटी आपकी फूलेगी क्योंकि आटा हमने बहुत अच्छा बना के तैयार किया था। अब सारा काम निपटाने के बाद मैं लग गई हूँ किचन क्लीनिंग में। और जैसा मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा बर्तन तो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी, बस बड़े बड़े बर्तन बाकी थे वो मैं अब साफ़ करूँगी। तो सब्जी यहाँ पर बच गई है हमारी, जो शाम को काम आ जाएगी। और ये देखिए ये सब्जी जितनी ठंडी होती है ना उतनी ही और गाढ़ी हो जाती है। तो आप जब भी सब्जी को बनाएं ना करीब आधा घंटा पहले ही बना लें, क्योंकि ये बनने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। गाजर का रायता थोड़ा सा बच गया है। और ये जो बथुआ मैंने पीसा था ना, इसको मैंने स्टील के टिफ़िन में कर दिया है। ये अब जाएगा फ्रिज में और अगले 2 से 3 दिनों में ये इस्तेमाल हो ही जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। यहाँ पर है मलाई जो मैंने एक रात पहले जमाई थी और ये मैं अगले दिन इस्तेमाल करूँगी। अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इसका क्या किया था। तो अभी किचन आधा साफ है आधा गंदा है। तो चलिए अब हम मिलकर पूरा किचन साफ कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है छत पर कपड़े धोने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आधे बर्तन पहले ही साफ कर दिए थे, आधे मैंने अब साफ कर दिए। किचन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है रात तक के लिए। अभी जो सब्जी बच गई है वही हम रात को भी खाने वाले हैं। उसके साथ बस मुझे सिंपल सी रोटियां सेकनी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किचन रात तक के लिए बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है। असल में रसोई हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जो साफ़ हो जाए, यानी कि खाना टाइम से बन गया, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए और रसोई आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी है ना, तो आधा सर दर्द कम हो जाता है। फिर बाकी के काम आप अच्छे से समेट लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि पूरा घर भी फैला हुआ है, रसोई भी फैली हुई है, तो फिर बहुत ज़्यादा ना पजल हो जाते हैं हम कि भाई पहले कौन सा काम करें, क्योंकि सारे ही काम ज़रूरी हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले रसोई समेट दी है ताकि मैं इस तरफ से निश्चिंत हो जाऊं और फिर मैं जाके बाकी के काम कर पाऊं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर और अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि छत मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी। हालांकि धुलेगा बाद में जब मैं कपड़े खंगालूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि पानी कम इस्तेमाल हो। तो कपड़े मैं बीच में ही आकर लगा गई थी मशीन को, तो कपड़े हमारे ऑलमोस्ट धुल चुके थे सारे। जब तक मैंने नीचे से खाना वगैरह बनाया, सब कुछ काम समेटा, बस कपड़ों को खंगालने का काम बाकी था
वो मैंने अब किया। और झाड़ू इसीलिए मैंने पहले लगाई है क्योंकि कपड़े सुखाने के बाद अगर मैं झाड़ू लगाती तो फिर वो धूल उड़कर उन पर बैठ जाती। और यहाँ पर आप मेरी बेटी की करतूत देख ही सकते हो। मैं जब कपड़े सुखा रही थी ना तो वो चढ़ी हुई थी इस दीवार पर, जो बहुत समझाने के बाद नीचे उतरी है। और यहाँ पर है ये लॉन्ड्री बास्केट जो मेरी बेटी ने ही रिक्वेस्ट करके खरीदवाई थी। बाहर ही एक भैया आए थे, प्लास्टिक का बहुत सारा सामान बेच रहे थे, उन्हीं से मैंने ये बड़ा सा ब्राउन कलर का टब लिया है। जो ब्लू टब है वो मेरे पास पहले से ही था। और इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी लेने की, क्योंकि मुझे इस तरह के बड़े बड़े जो कपड़े हैं ना, चादरें वगैरह खंगालने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि एक ही टब था। और अब 2 टब हो चुके हैं तो अच्छे से ये चादरें खंगाली जाती हैं। मतलब काफ़ी आसानी हो गई है इन बड़े बड़े कपड़ों को धोने में। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि ये वाला कमरा आज सुबह से बस यूं ही था, समेटा नहीं था। तो इसकी मैंने बेडशीट चेंज नहीं की एक्चुअली, बस झाड़ के उसको बिछाया है, क्योंकि ये वाली बेडशीट 1 हफ्ते से भी ज़्यादा चल जाती है। क्योंकि ऊपर वाला कमरा इतना इस्तेमाल होता ही नहीं है, बस यहाँ पर सोने ही आते हैं, बाकी तो सारा दिन हम नीचे ही रहते हैं। तो बस इसी बहाने मैं इस कमरे को भी समेट रही हूँ, क्योंकि इसको समेटने की बारी मेरी लगभग शाम को ही आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको सुबह समेट के जाती हूँ, वरना शाम ही हो जाती है। और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, पूरा कमरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना है या जितना भी मुझे इस कमरे को समेटना है, सब 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैलता भी नहीं है। तो जो कंबल ओढ़ने के हैं वो मैंने बेड पे रख दिए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कंबल हैं, चादरें हैं, उनको मैं इस तरह इस चादर से ढक के यहाँ पे रख देती हूँ। साथ ही ये जो बेड आप देख रहे हो, डबल बेड के बराबर में एक और बेड है ये छोटा सा, इस पर मैं ये जो मोटी मोटी जैकेटें हैं या सर्दी के एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो जमा के रख रही हूँ, क्योंकि इनको मैं नीचे अलमारी में नहीं रखती, नहीं तो पूरी अलमारी फिर इन्हीं से भर जाती है। और कपड़े सारे धुल चुके हैं। एक बेडशीट मैंने ये धोई है, सेम यही बेडशीट बेड पे बिछी हुई है, क्योंकि ये मेरे पास 2 बेडशीट है। अच्छा, इस कमरे को समेटते समेटते ना मुझे मेरे मायके की बड़ी याद आ रही थी। जब हम छोटे थे और मायके में थे तो जगह कम थी, रिसोर्सेज कम थे, तो हम सारे बिस्तर को ना इसी तरह से ढक के रखते थे ताकि चीज़ें साफ़ सुथरी लगें। क्योंकि उस टाइम पर इतनी सुविधा नहीं थी कि हम सारी चीज़ों को अलमारी में रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें। तो बस ऐसा ही होता था उस टाइम पे भी कि हम चीज़ों को ढक के किसी चादर से अच्छे से छुपा के रखते थे ताकि वो चीज़ें प्रेजेंटेबल लगे। वही सब मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि सारी जैकेट जो मोटी मोटी हैं या एक्स्ट्रा कपड़े जो सर्दियों के हैं वो मैंने यहाँ पर बेड पे एक जगह लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे अलमारी में मेरे पास उतनी जगह नहीं है। तो हर बार सर्दियों में मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको यहाँ पर रखती हूँ। और सारा काम निपटाते निपटाते मुझे 6 बज चुके हैं। लेकिन अभी ना थोड़ा सा दिन में फ़र्क लग गया है। तभी भी आप देखो ना कितनी रोशनी है अभी बाहर, और 6 बज गए हैं। नहीं तो अभी से करीब 15 दिन पहले 6 बजते बजते बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाता था। तो मैं आ गई हूँ नीचे। सबसे पहले मुँह हाथ धो के मैंने पूजा की, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। और ये देखिए, मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे घरों से हमारे यहाँ प्रसाद आया था। जो मुझसे उम्र में छोटी हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए, बिंदी का पत्ता और जुराबें, और ये मूंगफली, रेवड़ी, गजक खूब सारी आई हैं, तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा, जो कपड़े ढेर सारे धुले थे ना वो तो ऊपर हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कपड़े थे उनको मैं स्टैंड पे सुखाती हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो आज थोड़ा डिटेल में इसका रिव्यू देने जा रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, एक एक करके इसके ये 6 फ्लैप हैं टोटल, जिनको आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जितने भी फ्लैप आपको इस्तेमाल करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही स्टैंड खोलना है, आप जब चाहो जितने कपड़े हैं आपके पास उस हिसाब से इसके फ्लैप्स खोल सकते हो। और काफ़ी बड़े बड़े कपड़े भी इस पर सूख जाते हैं। लास्ट टाइम तो मैंने सिर्फ छोटे छोटे ही कपड़े इस पर सुखाए थे, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पर कितने ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। जबकि इसके मैंने सिर्फ 4 फ्लैप खोले हुए हैं, सबसे ऊपर के और मिडिल के। सबसे नीचे के जो फ्लैप हैं वो तो मैंने खोले ही नहीं। इस स्टैंड पर आप छोटे बड़े सभी लंबाई के कपड़े आसानी से सुखा सकते हो, क्योंकि अलग अलग जगह पे इस पे अलग अलग हुक्स भी दिए हुए हैं।
छोटे कपड़े या जुराबे वगैरह सुखाने के लिए इस पर टोटल 24 हुक्स दिए हुए हैं, यानी कि टोटल आप इस पर 2 दर्जन जुराबे भी सुखा सकते हो। या फिर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, उनको सुखाने में बड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए भी ये बड़े ही काम की चीज़ है। सर्दी गर्मी बरसात आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस स्टैंड पे आप कपड़े डाल दीजिए और भूल जाइए कि वो बारिश में भीग जाएंगे या फिर धूल मिट्टी में हो जाएंगे। अंदर आसानी से आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। साथ ही इस तरह के ये घूमने वाले 4 हैंडल लगे हुए हैं इसमें, और इन सभी हैंडल में 7-7 होल्स बने हुए हैं। तो इन होल्स के अंदर आप हैंगर पे सुखा के शर्ट या टी शर्ट वगैरह टांग सकते हो। और ये टोटल 4 इसमें हुक्स हैं। आप मतलब 2 एक तरफ हैं, 2 दूसरी तरफ हैं, एक हुक में 7 होल्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप एक हुक पे 7 हैंगर्स लटका सकते हो। तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको। मैंने फ्लिपकार्ट से ये लिया था 1599 रुपये में, यानी कि कुल 1600 रुपये इसकी प्राइस हो गई थी। और 5 साल पहले मैंने लिया था 2021 में। अभी तक इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी मुझे लगती है ये वाला फीचर इसका, कि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। आप एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से इसको रोटेट कर सकते हो। आप चाहो तो कमरे में रखो या बरामदे में रखो, जहाँ पर भी आप रखना चाहोगे बड़ी आसानी से आप इसको रख पाओगे। तो चलिए अब इस ढेर सारी डिटेल्स के साथ ही मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।